हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का चौथा वीडियो लेक्चर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में। और फाइनली हमारा जो लेक्चर है वो राउल्ट्स लॉ पे जाके खत्म होने वाला है। तो हमें समझना है आज के लेक्चर में क्या होता है वेपर प्रेशर। लेकिन वेपर प्रेशर के पहले हमको समझना पड़ेगा इवेपोरेशन क्या होता है। तो हमारा लेक्चर की शुरुआत होती है इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन इवेपोरेशन क्या होता है इवेपोरेशन। देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। और इस कंटेनर में क्या करिए कि इसमें आप कोई लिक्विड ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड भरा है, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं और इस तरह से इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स भरे होंगे उस लिक्विड के, ठीक है। ऐसे पूरा कंटेनर आपका लिक्विड से भरा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये होते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स, इनको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। ये है सरफेस मॉलिक्यूल्स। और ये जो आपको सरफेस के नीचे वाले दिख रहे हैं इनको कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। ये होते हैं आपके बल्क मॉलिक्यूल्स, इनको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गए सरफेस मॉलिक्यूल्स और ये होता है आपका बल्क मॉलिक्यूल्स। अब आप ये बताइए कि अगर आपने इसको हीट प्रोवाइड किया, इस सॉल्यूशन को आपने हीट और इस लिक्विड को अगर आपने हीट प्रोवाइड करा, तो हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि यहां से वेपर बनेगी, यहां से वेपर बनके बाहर जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका वेपर में कन्वर्ट हो जाना। बट आप ये बताइए कि जब इसका इवेपोरेशन हो रहा होगा तो इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में पहले कन्वर्ट होंगे कि जो इसके बल्क मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे जो ये बल्क मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, अंदर वाले दिख रहे हैं, इनमें देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स का। जैसे मान लीजिए कोई भी एक करिए, चलिए इसकी बात करें तो कि यहाँ यहाँ फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ इसको इतने मॉलिक्यूल्स की वजह से अट्रैक्शन फील हो रहा है। जबकि अगर बात करें सरफेस वाले की तो सरफेस वाला कोई भी एक पकड़ो, जैसे मान लो इसको पकड़ो आपने, इससे अट्रैक्ट हो रहा है, मान लो बहुत करो, थोड़ा बहुत इससे, थोड़ा बहुत इससे, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। तो मतलब फिर भी आप देख सकते हो कि जो सरफेस वाले हैं उनका अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच थोड़ा सा अट्रैक्शन वीक होता है, और जबकि जो हमारे बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो आप बताइए जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका निकलना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये पहले वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा, पहले सरफेस वाले वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको अगर हीट मिलती है तो ये आसानी से यहां से बाहर निकल सकते हैं वेपर फॉर्म में आने के बाद। तो देखिए जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। और ये प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि बल्क मॉलिक्यूल्स उसमें नहीं आएंगे, इससे सरफेस वाला है ये हट गया तो ये जो भी बल्क था सरफेस बन गया, फिर ये वाला हट गया तो ये जो बल्क में था वो सरफेस हो गया। मतलब पहले जो इवेपोरेशन होता है वो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके इवेपोरेशन का दो रीजन हमको समझ में आया। एक तो देखिए पहला तो ये समझ में आया कि लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है, इनके पास होती है मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, इन कंपैरिजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, कंपैरिजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको और देखने को मिल जाएगी कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी इनकी ज्यादा होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, अब उसको 10 लोगों ने पकड़ के रखा है, ठीक है, मतलब एक आदमी मान लीजिए कोई है, वहां पे 10 लोगों ने पकड़ के रखा है, 4-5 इधर 4-5 इधर, ठीक है। तो अब बताइए उसका छुड़ाना थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो भाई 10 लोगों ने पकड़ा है। और उसी इंसान को मान लीजिए 4 लोग पकड़े हों तो 4 लोगों से छूटना आसान होगा, जबकि 10 लोगों से छूटना मुश्किल होगा। तो बस वही कहानी यहाँ पे है। अब ये जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं इनको इतने लोगों ने पकड़ रखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम है, ये मूव कर नहीं पाएगा। और ये जो आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी पकड़ थोड़ी सी वीक है, इनको कम लोगों ने पकड़ा है, तो इसलिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनके कंपैरिजन में तो ज्यादा होगी, इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होता है एक्चुअल में। इसी वजह से तो ये बना है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है।
तो यहाँ पे दो रीजन बने इवेपोरेशन के, एक तो लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा मोर काइनेटिक एनर्जी। और किसकी मोर काइनेटिक एनर्जी होती है? सरफेस मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो ये था इवेपोरेशन का प्रोसेस। अब उसके बाद देखिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है ये हम करवा रहे हैं ओपन कंटेनर में। ये हो रहा है आपका ओपन कंटेनर में। ठीक है, और ओपन कंटेनर में आप याद रखिए कि जब इसको इवेपोरेट आप कराओगे तो इवेपोरेट कराने में आपको जो यहाँ पे वेपर दिखेगी वो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगी। यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर नहीं बनता। वेपर प्रेशर न बनने का रीजन क्या है? वेपर प्रेशर बनने का मतलब ये होता है कि ये कंटेनर खुला हुआ है, तो जब वेपर बनेगी तो वो क्या करेगी? कंटेनर से बाहर चली जाएगी। जब कंटेनर से बाहर चली जाएगी तो जब वेपर रहेगी नहीं तो प्रेशर कहां से डालेगी? भाई प्रेशर डालने के लिए वेपर का होना भी तो जरूरी है। तो यहाँ पे वेपर बाहर चली जाती है, मतलब वो इस लिक्विड के सरफेस पे कोई भी प्रेशर नहीं अप्लाई करती। इसलिए ओपन कंटेनर में हम कभी भी वेपर प्रेशर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें हम आपको एक चीज और बता दें, इसमें जब वेपर बनेगा तो ये जो लिक्विड है इसका अमाउंट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं क्या होता है, द वेट ऑफ सॉल्यूशन, द वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, द वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, क्या करेगा? घटेगा, विल डिक्रीज। मतलब इवेपोरेशन का प्रोसेस तो ये है, कंटेनर चाहे ओपन हो या क्लोज हो, इवेपोरेशन का प्रोसेस तो हो रहा है यहाँ पे, बट वेपर प्रेशर नहीं बन पा रही है। वेपर प्रेशर तब बनती जब ये कंटेनर ऊपर से क्लोज होता और ये वेपर लिक्विड सरफेस पे क्या करती? फोर्स अप्लाई करती, तब यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर बनता। यानी इवेपोरेशन हो सकता है ओपन कंटेनर में, बट वहां पर वेपर प्रेशर नहीं बन पाएगा। और कुछ खास चीजें जैसे कि इस प्रोसेस में क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, लिक्विड का जो वेट होता है वो डिक्रीज होता है। आप बताइए, जब यहां से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे ये पार्टिकल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो मतलब इस कंटेनर से बाहर चले गए ना, और जब ये कंटेनर से बाहर से जाते रहेंगे तो ये वेपर ये तो बाहर चली जाएगी, तो इसका मतलब ये जो लिक्विड बचेगा उसका मास क्या हो जाएगा, या वेट कम होता जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का ओपन कंटेनर में। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लोज कंटेनर में। ठीक है, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्लोज कंटेनर में क्या होता है। हो गया, तो इरेज करके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें इवेपोरेशन समझना है, लेकिन क्लोज कंटेनर के लिए, ये हम समझ रहे थे ओपन कंटेनर के लिए। अब हमें देखना है कि इवेपोरेशन अगर हमें क्लोज कंटेनर में करवाना हो तो क्या होगा। चलिए, ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है और सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी हमने कोई लिक्विड भरा है और ठीक है, ये इस तरह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भरे होंगे उसमें। अब उसके बाद देखिए होगा क्या, आपने इसको हीट प्रोवाइड करा, हीट प्रोवाइड करने के बाद जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब बताइए वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्या बाहर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसकी बाउंड्री पूरी तरीके से क्लोज है। तो जब ये बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाएंगे वेपर जो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ से वेपर इसी के अंदर रह जाएगी। यानी ये वेपर अगर इसके अंदर रह गई तो जाहिर सी बात है इसके सरफेस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगी। भाई जब ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, ये वेपर में कन्वर्ट हुए, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये जाएंगे इसके सरफेस पे टकराएंगे, ये बाहर तो निकल नहीं सकते। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो वेपर है इसी के सरफेस पे फोर्स भी अप्लाई करेगी और वही चीज वेपर प्रेशर बनेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए दो फिनोमेना एक साथ होते हैं। पहला तो ये होता है कि यहाँ पे जो लिक्विड आपके ये होते हैं वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाती है आपकी, पहली बात तो वेपर में, लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे दो प्रोसेस चलते हैं, एक तो आपका चलता है इवेपोरेशन होता है, एक प्रोसेस आपका क्या होगा इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन, ठीक है, और एक यहां से आपको दिखेगा कंडेंसेशन का प्रोसेस। ये देखिए कंडेंसेशन का प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। इवेपोरेशन होगा, नीचे से वेपर में कन्वर्ट होंगे और ऊपर से कंडेंसेशन का प्रोसेस भी चलेगा, यानी कंडेंस भी होने वाले हैं। ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये वेपर बन रही है, ये बाहर जाएगी और सॉरी मतलब इसके सरफेस पे टकराएगी और कुछ देर बाद क्या हो जाएगी कंडेंस हो जाएगी, कंडेंसेशन प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। तो कंडेंस होने के बाद क्या हो जाएगी, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी पहले लिक्विड वेपर में बदलेगा और फिर वो वेपर, ये जो वेपर ऊपर जा रही है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, और फिर में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ चलेंगे और होगा कुछ ये कि यहाँ पे कुछ देर बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी।
इक्विलिब्रियम। आपको याद है क्लास 11th का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपको पता है, अगर आपको 11th का याद हो तो आपको पता होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमें क्लोज कंटेनर में ही देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड है, इसको हमने हीट प्रोवाइड करा तो ये वेपर में कन्वर्ट हुआ। ये वेपर जो है ये इस कंटेनर से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए इसका कंडेंसेशन भी हुआ। कंडेंस होने के बाद ये वेपर लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो गई, यानी लिक्विड वेपर, वेपर लिक्विड में, और ये कन्वर्जन चलता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे, यानी जितना आप वेपर लिक्विड में बदलोगे उतना लिक्विड वेपर में बदल जाएगी, और वो कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम को। अब हम डिफाइन कर सकते हैं वेपर प्रेशर को कि क्या चीज होती है आपकी वेपर प्रेशर। तो देखिएगा, बात करी जाए अगर वेपर प्रेशर की तो ये क्या होता है, द प्रेशर ऑफ vapor above liquid surface is known as vapor pressure। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ वेपर above लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। यानी ये जो वेपर ऊपर क्रिएट हुई है, ये वेपर इस सरफेस पे जितना फोर्स अप्लाई करेगी, जितना प्रेशर डालेगी, उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। ये जो वेपर बन रही है, ये वेपर जितना प्रेशर अप्लाई करेगी इस लिक्विड सरफेस पे, उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो ये होता है आपका वेपर प्रेशर। और आपको एक चीज और बता दें, अगर इसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको हम डिनोट करते हैं P नॉट से। यहाँ पे अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का यूज किया गया है, यानी अगर वो मतलब उसमें दो कंपोनेंट नहीं है, एक ही कंपोनेंट का यूज किया गया है, तो उसके हम वेपर प्रेशर को P नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसको डिनोट करने का तरीका होता है। ये मतलब P, अगर उसके ऊपर नॉट का सिंबल लगा है तो आप समझ जाइए कि उसमें कोई प्योर सब्सटेंस है, दैट्स मीन उसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उस लिक्विड में। ठीक है, तो ये तरीका होता है P नॉट से इसको डिनोट करने का। तो ये था वेपर प्रेशर किसी भी क्लोज कंटेनर में। ये किसके लिए था, हमारा क्लोज कंटेनर। ठीक है, ये था हमारा क्लोज कंटेनर के लिए। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर की कहानी है क्लोज कंटेनर के लिए। अब हम इसमें और चीजें डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हो गया, आगे प्रोसीड करते हैं, मिटा देंगे। अब देखिए, हमें देखना है कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इस पे कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिससे वेपर प्रेशर में फर्क आएगा। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच वीपी डिपेंड्स, वेपर प्रेशर डिपेंड्स। ठीक है, तो अब हमें देखना है फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। तो किन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा और या फिर डिपेंड नहीं करेगा। देखिएगा, पहली चीज कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड upon the shape size of container। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप साइज ऑफ कंटेनर। ये शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती। जो वेपर प्रेशर होती है वो कंटेनर आपने छोटा लिया है या बड़ा लिया है या किस शेप का लिया है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होती है क्लोज कंटेनर वाली, उसमें आप शेप साइज कैसा भी ले लीजिए, उस पर उसके वेपर प्रेशर में कोई भी अंतर नहीं आने वाला। दूसरा होता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ऐसा क्यों? देखिए, होता कुछ यूं है कि जिनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनको तोड़ना आसान नहीं होगा, यानी उनको वेपर में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा।
और वेपर जब कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। इसका मतलब जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन मजबूत होंगे उनको आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे आप, तो वहां वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। तो इसलिए यहां पे अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसको तोड़ना आसान होगा, मतलब वेपर ज्यादा बनेगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मजबूत होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, यानी वहां पे वेपर कम बनेगी। तो ये ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज्यादा, इसलिए ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल दें, जैसे एक H2O हो गया एक टाइप का लिक्विड, और एक हो गया आपका मान लीजिए C2H5OH, एक किलो अल्कोहल हो गया। अब इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, H2O वाटर का ज्यादा होगा कि अल्कोहल का ज्यादा होगा, तो यहां पर कहानी ये होती है कि जो आपका H2O होता है, इनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इसके एक मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार होती है। इसके पास मोर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसके पास कम हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये कम हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, इसका वीक होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यानी यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है, और जबकि यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका वीक होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बनता है यहाँ भी है, बट इसमें ज्यादा बनता है इसमें कम बनता है। तो इसमें ज्यादा बनता है तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा, इसका वेपर प्रेशर कम आएगा, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है इसलिए इसको तोड़ना इसके कंपैरिजन में आसान होगा, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर ऑफ C2H5OH will be more than प्रेशर ऑफ H2O। तो जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो कम बनेगा, और जो अल्कोहल का वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा बनेगा। रीजन क्या है, H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इनमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए वेपर कम बनती है। तो वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, ठीक है। और इनका क्या होता है, C2H5OH वालों का, इनके पास कम हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी ये वीक होते हैं। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में एथिल अल्कोहल का ज्यादा होगा और वाटर का कम होगा। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स में जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम चलिए एक को ले लेते हैं आपका एथिल अल्कोहल ही, C2H5OH, ये है आपका अल्कोहल, और या फिर एथेनॉल भी इसको आप बोल सकते हो, एथेनॉल, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं CH2OH, CH2OH, ठीक है। ये आपका होता है ग्लाइकॉल, ये है एथेनॉल, ये है आपका ग्लाइकॉल, और एक होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, C2H5OH, फिर C2 सॉरी यहां पे मान लीजिए कि CH2OH, ये हो जाएगा आपका CHOH, और ये हो जाएगा आपका CH2OH, ठीक है। तो ये ग्लाइकॉल हो गया, और ये है आपका ग्लिसरॉल, ये है आपका ग्लिसरॉल। अब देखिएगा इसके पास कम हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इसके पास तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यहाँ पे, और अदर मॉलिक्यूल्स जुड़ेगा तो एक और मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसके पास देखिए, इनमें देखिए इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, इसके पास देखिए थोड़ा ज्यादा होंगे। क्यों होंगे, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और एक खुद में भी बना सकता है, यहां से भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर देखिए ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और बाहर भी, और इसमें देखिए इसमें तो कई चांसेस है, यहां से यहां से यहां से और आपस में भी, मतलब इसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी सबसे ज्यादा मजबूत है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। फिर इसको तोड़ना मुश्किल है, और सबसे आसान होता है इसको तोड़ना। तो बताइए इसकी बॉन्डिंग सबसे मजबूत, इसकी बॉन्डिंग सबसे मजबूत है किसकी, ग्लाइकोल की। तो आप बताइए कि ग्लाइकोल की बॉन्डिंग सबसे मजबूत है, यानी इसको तोड़ना सबसे मुश्किल है, और जब सबसे मुश्किल तोड़ना होगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी इसकी सबसे कम ही बनेगी। तो सबसे वेपर प्रेशर कम इसकी बनेगी, फिर इसकी और इसकी, मतलब सबसे ज्यादा इसकी बनेगी एथेनॉल, एथेनॉल की सबसे ज्यादा, फिर किसका नंबर आएगा, ग्लाइकोल का, और ग्लाइकोल के बाद लास्ट नंबर पे कौन रहेगा आपका, ग्लिसरॉल रहेगा, ये है आपका ग्लिसरॉल। यानी सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर बनेगी वो इथेनॉल की बनेगी, फिर ग्लाइकॉल का बनेगा, और फिर ग्लिसरॉल का बनेगा, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सबसे मजबूत है, तो इसकी वेपर सबसे कम बनेगी। इसके पास सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
तो इसका वेपर ज्यादा बनेगा, इसलिए यह वेपर प्रेशर ज्यादा रखता है, और ये बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, ले लीजिए। तो हो गया, इरेज करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लिया जाए, फिर ये टॉपिक फिनिश करते हैं। फाइनली ये टॉपिक हमारा खत्म होगा राउल्स लॉ पे। तो देखिएगा, अब मान लीजिए कि बात करें टेम्परेचर की। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बताइए क्या होगा। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या होगी, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। जाहिर सी बात है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन आपका ज्यादा होगा। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और जब इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो वहां पे वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वेपरेशन को क्या करेगा, वेपर प्रेशर को बढ़ा देगा, इवेपोरेशन वहां पे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे ग्राफ में एक तरफ हम मान लीजिए कि ले लेते हैं वेपर प्रेशर, और एक तरफ हम ले लेते हैं टेम्परेचर। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बट ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है। मतलब ये एग्जैक्टली आप इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करेंगे थोड़ा सा गलत माना जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। हाँ, लेकिन आप ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका ग्राफ जो है एग्जैक्टली स्ट्रेट तो नहीं होगा, बट ऐसा इसमें होगा कि अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर भी अपने आप क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वेपर वहां पे इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके का आप ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। अब देखिए, जो चौथा फैक्टर है वो ये है कि नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में जो हमारे सब्सटेंस हैं उनका नेचर कैसा होता है वो हम आपको इसके जस्ट आगे बताने वाले हैं। तो उन पर ये वेपर प्रेशर डिपेंड कैसे करता है वो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इरेज करके उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करना हो कर लीजिए, हो गया। अब समझते हैं आगे। देखिएगा कि अब ये देखिए नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। एक्चुअल में जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम यहाँ पे दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। जो सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस, उनको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। एक को कहा जाएगा वोलाटाइल, एक होता है वोलाटाइल सब्सटेंसेस, और एक होता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस। एक होता है वोलाटाइल सब्सटेंसेस, एक होता है नॉन वोलाटाइल। तो देखिए वोलाटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनकी क्या होती है टेंडेंसी टू इवेपोरेट। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इवेपोरेट हो जाने की। इनका इवेपोरेशन होता है। और इनकी क्या होती है, नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट। इनकी टेंडेंसी इवेपोरेट न होने की होती है, और इनकी टेंडेंसी जो आदत है वो इवेपोरेट होने की होती है। यहाँ पे अगर वोलाटाइल कोई सब्सटेंसेस है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी टेंडेंसी है कि उसमें इवेपोरेशन होगा, और अगर नॉन वोलाटाइल है तो मतलब वहां पे इवेपोरेशन नहीं होगा। एक्चुअल में इसमें रखा गया है, जो आपके सिलेबस में चीजें हैं उसमें रखा गया है सॉलिड्स को, और वो सॉलिड्स जैसे एग्जांपल में हम आपको बताएं तो जैसे आपका हो गया मान लीजिए सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज आपका हो गया, फार्मूला क्या होता है इसका, C12H22O11। सुक्रोज के अलावा जैसे आपका हो गया ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ग्लूकोज भी इसमें आ जाएगा। तो देखिए ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज आ गया, ठीक है। उसके बाद यूरिया आप ले लीजिए, ठीक है। ये यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। तो ये कुछ चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो चीजें हैं इनको नॉन वोलाटाइल में रखा गया है, ठीक है। जैसे सुक्रोज हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया और यूरिया हो गई। तो ये होते हैं नॉन वोलाटाइल, दैट्स मीन इनका इवेपोरेशन नहीं हो पाता। अब वोलाटाइल में क्या किया गया है, वोलाटाइल में जो चीजें इवेपोरेट कर जाएं, इसमें भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए हमारा H2O हो गया, वाटर हो गया। उसके बाद CH3OH हो गया, मान लीजिए मेथेनॉल। फिर C2H5OH एथेनॉल हो गया। उसके बाद बेंजीन हो गया मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए आप टॉलुइन को रख सकते हैं,
तो ये चीजें हैं, वाटर हो गया आपका, मेथेनॉल, एथेनॉल, बेंजीन और टॉलुइन, ये जितनी भी चीजें हैं ये एग्जांपल्स, ये एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं और इसमें भी और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगी और ये इवेपोरेट नहीं होती है। तो ये फर्क होता है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में। दैट मीन वोलाटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, नॉन वोलाटाइल क्या होते हैं, जो इवेपोरेट नहीं हो पाते। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया सब्सटेंसेस को। तो वेपर प्रेशर आप अगर चेक करें तो इसका वेपर प्रेशर देखिए, अगर पी नॉट की बात करी जाए, पी नॉट हम लोग समझते हो ना, प्योर सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है, तो इसमें जो पी नॉट होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0, कोई प्रेशर नहीं बनेगा भाई। जब उसका इवेपोरेशन ही नहीं होगा, वेपर ही नहीं बनेगी, तो उसका प्योर उस सब्सटेंस का प्रेशर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, 0 होगा वेपर प्रेशर। जबकि यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये इवेपोरेट होगा, और जब इवेपोरेट होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगी, दैट मींस पी नॉट विल नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे प्रेशर आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इतना नोट करिए, फिर हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं। नोट कर लीजिए। तो हो गया, इरेज कर देते हैं इसको, फिर हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सब्सटेंसेस आपको दो कैटेगरी मिल गए, और आपने ये भी जान लिया कि कौन क्या होते हैं। तो सब्सटेंसेस दो कैटेगरी में रखे गए, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल में। वोलाटाइल जो इवेपोरेट हो जाते हैं, नॉन वोलाटाइल मतलब जो इवेपोरेट नहीं होते। तो आपके जो सिलेबस में चीजें हैं उनमें नॉन वोलाटाइल में सॉलिड्स को रखा गया है, और वोलाटाइल में लिक्विड्स को रखा गया है, जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, यहीं से आएगा आपका राउल्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing टू volatile liquids, containing टू volatile liquids, ठीक है। तो यहां पर पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स, ठीक है। यहां पे दो वोलाटाइल लिक्विड होंगे, तो ठीक है। देखिए यहां पे क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है, और एक होता है आपका सॉल्यूट। एक चीज सॉल्यूट होती है, दूसरा सॉल्वेंट होती है। अब यहां पर देखिए जो सॉल्यूट है वो हमें लेना है वोलाटाइल लिक्विड। यहां पे पहला हमें लेना है वोलाटाइल लिक्विड, और यहां पे जो सॉल्यूट होगा ये भी हमें वोलाटाइल लिक्विड लेना है, ये भी होगा वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है। क्योंकि ये जो हम राउल्स लॉ पढ़ने वाले हैं ये किसके लिए वैलिड है आपका, यहाँ पे टू वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें जरूरी है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों भी हमारे वोलाटाइल लिक्विड ही होने चाहिए, एक नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है, या दोनों वोलाटाइल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो हम केस लेने वाले हैं उसमें दोनों ही वोलाटाइल होंगे, ठीक है। और अगला जो होगा एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल का, वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें दोनों ही हमारे वोलाटाइल लिक्विड्स होंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे चलिए एक काम करते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट हम चलिए एक ले लेते हैं कंटेनर में, ठीक है। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चलिए उनका हम नाम रख लेते हैं ए है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स रखे गए इस लिक्विड के, ठीक है। और एक हम सॉल्यूट ले लेते हैं दूसरे कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में सॉल्यूट होगा, इसके मॉलिक्यूल्स का नाम चलिए हम बी रख देंगे, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूट है। तो जो सॉल्वेंट है इनके मॉलिक्यूल्स को हम ए नाम देते हैं, आप नाम जो मन करे वो दे सकते हैं, फिलहाल हम ये दे रहे हैं। और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको चलिए हमने बी नाम दे दिया, ठीक है। ये सॉल्यूट है, इनका नाम बी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि इनका अगर प्योर, अभी तो ये प्योर फॉर्म में है ना, जब तक सॉल्वेंट में आप कुछ मिक्स नहीं करते हो तब तक तो एक ही टाइप का इसमें मॉलिक्यूल है। तो एक टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है उसके वेपर प्रेशर को हमने किससे डिनोट किया था, पी नॉट से। तो यहाँ पे है पी नॉट ए, और उसके बाद यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, पी नॉट बी। ये है सॉल्यूट का जो प्योर प्रेशर होता है, और ये है सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे है पी ए नॉट और ये है आपका पी बी नॉट। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तब जाके यहाँ पे क्या तैयार होगा, सॉल्यूशन। तब यहाँ पे क्या बनेगा,
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। तो ये मान लीजिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया। अब जब इन चीजों को मिक्स कर देंगे तो आप बताइए कि इनको मिक्स करने के बाद क्या वेपर प्रेशर में फर्क आएगा। देखिए पहले लिख लेते हैं, चलिए आपने मिक्स कर दिया इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिक्सिंग हो गई, इस तरीके से यहाँ पे ये मिक्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही सब मान लीजिए रखे गए हैं, मतलब आपस में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में मिलने का मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब अभी तक तो ये प्योर था, ये भी प्योर था, तो यहाँ पे आपने प्योर प्रेशर लिया था, यहाँ भी प्योर प्रेशर लिए थे, ये प्योर प्रेशर ऑफ ए था, ये प्योर प्रेशर ऑफ बी था। अब यहाँ पे जब मिक्सिंग हो गई दोनों की, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपने मिला दिया, दैट मीन आपने दो टाइप के कंपोनेंट इसमें यूज कर लिए सॉल्यूशन में। जब ये दो टाइप के इसमें कंपोनेंट्स आ गए तो यहाँ पे जो प्रेशर पहले था सॉल्यूट का, अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूट के प्रेशर को हम पीवी से दिखा रहे हैं और सॉल्वेंट को हम पीए से दिखा रहे हैं। तो अब बताइए कि क्या अब भी यहाँ पे जो ए था इसका प्रेशर पी नॉट ए होगा या कुछ बदल जाएगा? अब बदल जाएगा। रीजन ये होगा कि पहले जो इसका प्रेशर था, पहले वो कंटेनर में अकेला था, मतलब इसमें जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, जैसे ए के मतलब ए के अगर मॉलिक्यूल्स इसको जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे होंगे उस वजह से इसमें वेपर बनी होगी। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो बी के मॉलिक्यूल्स के बीच था, यानी यहाँ पे वेपर प्रेशर कुछ अलग था। लेकिन जब दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो दोनों को मिक्स करने के बाद अब ए और बी दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्सचेंज हो गया, वो चेंज हो गया, सॉरी एक्सचेंज नहीं चेंज हो गया। तो जब वो चेंज हो गया तो वेपर प्रेशर भी बदल जाएगी। अब देखिए यहीं से राउल्ट्स लॉ का ओरिजिन होता है, यहीं से राउल्ट्स लॉ की शुरुआत होती है। अब देखिए राउल्ट्स लॉ कैसे आता है, यहां पे जो ए का प्रेशर होगा वो इस देखिए इस कंटेनर में तो कई गैसेस हैं, सॉरी कई लिक्विड्स हैं, ठीक है, इसमें ए टाइप के भी लिक्विड है और बी टाइप वाला भी। तो जब एक कंटेनर में कई टाइप के आपके लिक्विड हो या गैसेस हो और उनमें एक गैस का या एक लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अगर किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैसेस या लिक्विड्स हो तो उनमें एक लिक्विड या एक गैस का जो भी प्रेशर बनता है उसको हम उसका पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि एक चीज और, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्लोज कंटेनर में रखी गई हैं। अब उसके बाद देखिएगा यहां पर क्या होगा कि यहां पे आप रखेंगे जो ए का प्रेशर होगा उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और जो बी का प्रेशर होगा उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ए को कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी वाले को कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो बी वाला प्रेशर बना रहा होगा। अब देखिए राउल्ट्स ने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जो ए का मोल फ्रैक्शन होगा उसी के रेशियो में उसका पार्शियल प्रेशर होगा, और जो बी का पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो यही है राउल्ट्स लॉ, यही से आता है आपका राउल्ट्स लॉ, इसी को कहते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इन चीजों को इरेज करते हैं, फिर हम राउल्ट्स लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, ना किया हो गया। चलिए अब राउल्ट्स लॉ को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि यहाँ पे राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई होता है। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे आपने कंटेनर लिया था, कंटेनर में आपने इसमें ए टाइप भी मॉलिक्यूल्स हो गए, बी टाइप भी, क्योंकि आपने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है। अब सॉल्यूशन में तो जाहिर सी बात इसमें दो टाइप के आपने लिक्विड्स यूज किए होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे आपने हम ए बी मान लेते हैं, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर देखें, राउल्ट्स लॉ जो कहता है, तो राउल्ट्स लॉ का कहना यह है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर एक कंटेनर में यहाँ पे कई गैसेस हो, मतलब कई प्रेशर बन रहे हो, तो वहां पे किसी एक गैस का जो प्रेशर बनता है या एक लिक्विड का, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल आल्सो प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन। अब देखिएगा ये है एक्चुअल में राउल्ट्स लॉ, इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। यानी राउल्ट्स लॉ को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट
component, the partial pressure of each component is directly proportional, is directly proportional to its mole fraction in that solution। इसको बोलते हैं राउल्स लॉ। ये है स्टेटमेंट राउल्स लॉ का। तो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, उसमें जितने भी कंपोनेंट हो, जरूरी नहीं कि उसमें दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने भी उसमें कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल्स, उनमें सभी का जो पार्शियल प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, वो उनके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। और यही क्या है? राउल्स लॉ है। जैसे इसमें ए टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, तो जो इसका पार्शियल प्रेशर बनेगा वो इसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल आएगा। बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका जो पार्शियल प्रेशर बनेगा पीबी बनेगा, वो इन्हीं के मोल फ्रैक्शन, दैट्स मीन जीटा ऑफ बी। इसको तो आप जानते हैं क्या पढ़ते हैं? जीटा ऑफ ए, इसको जीटा ऑफ बी। तो ये जीटा ऑफ बी यानी मोल फ्रैक्शन बी के मोल फ्रैक्शन के बराबर आएगा। अब एक चीज आपने और पढ़ रखी है कि जो मोल फ्रैक्शन टोटल किसी भी सॉल्यूशन का होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी यहां पे आप लिख सकते हो जीटा ऑफ ए प्लस जीटा ऑफ बी इक्वल्स टू कितना? 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां से देखिए हम इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें देखिए जैसे लिखा है आपके सामने PA प्रोपोर्शनल टू जीटा ऑफ ए। अच्छा, एक और चीज, अगर आप मोल फ्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो सॉल्यूशंस के इनिशियल वीडियोस को आप देखिए। सॉल्यूशन पे 3 वीडियोस बन चुके हैं, उनमें शायद तीसरे या दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया है मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो वहां शायद तीसरा वीडियो है हमारा, तो वहां पे सॉल्यूशन में आप तीसरे वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो वहां पे आपको मोल फ्रैक्शन कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स होता है मोल फ्रैक्शन, काफी अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू जीटा ऑफ ए। कुछ लोग बुक्स में एक्स ए लिखा रहता है तो वो भी ठीक है, बट एक्चुअली में इसका नाम जीटा होता है। ठीक है, तो अब यहां से हमें मान लीजिए प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाना है, तो हमने कहा PA इक्वल्स टू x इनटू जीटा ऑफ a। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया कि एक कांस्टेंट हमने लिया है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम कैसे निकालेंगे। अगर k की वैल्यू निकालना हो, अब हम यहां पे एक एजम्पशन लेते हैं फॉर प्योर लिक्विड A, प्योर लिक्विड ऑफ A। मान लीजिए जो हम ए टाइप का मॉलिक्यूल लिए हैं उसी का प्योर लिक्विड लिया है, फॉर प्योर लिक्विड ऑफ ए। अगर ए का प्योर लिक्विड लोगे तो बताओ उसमें ए का अगर आपने प्योर लिक्विड लिया है, मतलब आपने ऐसा कोई लिक्विड लिया है जिसमें सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स है, बी है ही नहीं, तो बताओ उसमें बी का मोल फ्रैक्शन कितना बनेगा? जब बी है ही नहीं तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 बनेगा। और तो बताओ ए का मोल फ्रैक्शन कितना बनेगा? जो ए का मोल फ्रैक्शन, देखो टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। जब बी वाला 0 हो गया तो ए वाला ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पर जीटा ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 मिल गई। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप बताओ, यहां से आप लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल इक्वल टू, यहां पर बताइए के की जगह हमने के लिखा और यहां पर बताइए जीटा ऑफ ए की जगह हमने 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल इक्वल टू के। तो ए का पार्शियल प्रेशर ए जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल इक्वल टू कितना आ गया? के आ गया। अब एक चीज बताइए कि अगर आपने यहाँ पे assumption में आपने क्या माना है? फॉर प्योर लिक्विड ऑफ ए, अगर आपने सिर्फ ए टाइप का जिसमें मॉलिक्यूल लिया है यानी वो लिक्विड प्योर हो चुका है, तो बताइए उसका पार्शियल प्रेशर प्योर प्रेशर क्या अलग अलग होगा? उसका पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर एक ही होगा। अरे भाई आपने एक कंटेनर लिया, उसमें एक ही टाइप का आपने मॉलिक्यूल लिया ए वाला, ठीक है, तो हम आपसे पूछे कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? तो ये तो प्योर फॉर्म में है ना, तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा? P नॉट A होगा। और पार्शियल प्रेशर कहोगे तब भी ये PA होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर और जो इसका प्योर प्रेशर है वो दोनों ही सिमिलर है, इसमें एक ही टाइप का सब्सटेंस है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि PA की जगह कितना? PA नॉट इक्वल्स टू कितना? K, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर दोनों ही एक हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही टाइप का लिक्विड लिया है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब उसके बाद इसमें हम और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं सो आप क्या लिख सकते हो? तो आपने प्रूव कर दिया कि PA नॉट इक्वल्स टू K। अब इस वैल्यू को पुट कर दो आप यहां इनिशियल इन इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट आप क्या लिख सकते हो? इक्वेशन फर्स्ट में लिख सकते हो PA यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल इक्वल टू K की जगह आप क्या लिख सकते हो? K की जगह आपने निकाला है PA
नॉट और देखो इनटू जीटा ए। तो ये हमारे सामने एक नया फॉर्मूला बन गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये कौन सा होता है आपका? ये होता है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये होता है पार्शियल प्रेशर। ये कौन होता है? प्योर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। और ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एयर, ठीक है, हम सिर्फ लिख दिए, आप समझ जाइए लिक्विड एयर, ठीक है। तो ये है मोल फ्रैक्शन उसका, ये उसका प्योर प्रेशर है, प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर बनेगा, और ये पार्शियल प्रेशर है। तो आपने पार्शियल प्रेशर, प्योर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन को आपस में रिलेट कर दिया। अब बताइए कि सिमिलरली हम जैसे यहाँ पे P8 का निकाले हैं पार्शियल प्रेशर A के लिए, वैसे ही PB के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा इसमें और बच रहा है, फिर इस चैप्टर को सॉरी इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ले लीजिए, हो गया, मिटा दो इसको। चलिए, नहीं हुआ तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाएं। तो यहाँ पे जैसे आपने PA के लिए निकाला है, सिमिलरली आप PB के लिए भी निकाल सकते हो। PB के लिए निकालोगे PB नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो इस तरीके से जैसे आपने PA के लिए कैलकुलेट किया, सेम टू सेम इसी वजह से आप PB के लिए निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो ये और इसकी मदद से हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद बताइए कि अगर जो कंटेनर यहाँ पे आप जस्ट पीछे जो फिगर बनाए थे उसमें A टाइप के कंपोनेंट थे, B टाइप थे, अगर हम उसका टोटल प्रेशर पूछे कि टोटल प्रेशर उसका कितना होगा, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो जितनी भी उसमें गैसेस इन्वॉल्व हो उनके सम के बराबर आएगा, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के। आपको याद है क्लास 11th में मिला था डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड था, उसका कहना ये था कि एक कंटेनर में जितने भी गैसेस होती हैं उन सबका आप पार्शियल प्रेशर निकाल के जोड़ दो, तो जो भी आएगा वो आपका टोटल प्रेशर होगा। तो उसमें कितने थे जो जस्ट फिगर में पीछे बनाए थे? A टाइप और B टाइप, यानी इसमें थे पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो PA को आपने कितना लिखा है? यहाँ पे आपने लिखा है P नॉट A इनटू जीटा ऑफ A, प्लस PB को आपने यहाँ पे कितना लिखा है? आपने लिखा है PB नॉट इनटू जीटा ऑफ B। तो ये इस तरीके से आप वहां पे टोटल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था राउल्ट्स लॉ जो कि हमने आज के वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस किया। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप इसको नोट्स इसके तैयार कर लीजिए और इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।